નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે ધ બરોડિયનમાં। આપણે ત્યાં તો ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ, પરંતુ હજી ઘણા ચરણો બાકી છે ચૂંટણીના, અને આ વખતે માનીએ છીએ એટલું ભાજપ માટે સહેલું નથી તે હકીકત બની ચૂકી છે। હજી પણ ભાજપ સરકાર બનાવી શકે તેવા પૂરા ચાન્સીસ છે, પણ જે રીતે પ્રિયંકા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને અરવિંદ કેજરીવાલ મતદાન ક્ષેત્રોમાં ફરી વળ્યા છે અને જે રીતે ખૂબ જ ભાષણ આપવાની ક્ષમતા તેમણે ડેવલપ કરી છે, તે જોતા હવે મોદી સાહેબનું ભાષણ કદાચ સાંભળવા લોકો નહીં આવે, કારણ કે પ્રિયંકા ગાંધી સંવાદ કરે છે, રાહુલ ગાંધી સંવાદ કરે છે, 2 बजे से અને पता नहीं કેજરીવાલ इतना जल्दी પણ क्यों बुला સંવાદ लेते કરે हैं। છે। જોઈએ हमारा टाइम तो क्या આ રાયબરેલીની 12મી તારીખની પ્રિયંકા ગાંધીની સ્પીચ, જેમાં ઘણું બધું चलिए जल्दी જાણવા जल्दी मैं મળશે। भाषण देती हूँ, आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। देखिए, पिछले 20 सालों से मेरी माताजी आपकी सांसद रही हैं और आपने देखा होगा कि उनके कार्यकाल में रायबरेली में काफी रायबरेली में काफी काम। मैं अभी सूची देख रही थी कि क्या क्या काम हुए। छोटे छोटे तो मान लो बिजली, सड़कें, पानी, ये सब काम तो है ही, बहुत गांव में किया, लेकिन इसके साथ साथ बड़े बड़े काम जैसे रेल कोच फैक्ट्री और रेलवे की जो दूसरी वॉशिंग लाइन वाली फैक्ट्री और एम्स को खुलवाया, और बहुत सारे ऐसे काम है, पूरी लंबी सूची है। तो ये सारे काम तब होते हैं जब नेता समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। और जो आपने यहां राजनीति देखी है रायबरेली में हमेशा से, शुरू से, जिसकी नींव आपने आपके पूर्वजों ने डाली, वो यही राजनीति है जिसमें नेता समझे कि उसका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है और जनता से एक ऐसा रिश्ता बनाए कि जनता भी उसकी श्रद्धा करे, लेकिन नेता भी जनता की श्रद्धा करे, नेता भी जनता की सेवा करे, और जनता समझे कि ये नेता मेरी भलाई के लिए कुछ काम कर रहा है, इसीलिए मैं अपना समर्थन दे रहा हूं या दे रही हूं। ये राजनीति यहां पे रही है और यही राजनीति का सिलसिला यहां से शुरू हुआ। आजादी से पहले से जो यहाँ किसान आंदोलन हुए थे, वो किसान आंदोलन खींच के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ लाए। ये नहीं था कि ऐसे ही आ गए, वो यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो समझे कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। वो देखो वहां पे एक जगह है रायबरेली जहाँ पे किसान खड़े हो गए अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, आंदोलन कर रहे हैं, तो नेता आए देखने के लिए और समर्थन देने के लिए। और इसी तरह से मेरा परिवार आपसे जुड़ा, क्योंकि 100 साल पहले आप ही संगठित हुए, आपने आंदोलन किया, आपने अपनी जागरूकता दिखाई। तो यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस समय आए थे यहाँ, पहली बार रायबरेली में ही गिरफ्तार हुए। उसके बाद इंदिरा जी, जब देश आजाद हुआ, इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, और समय समय पे आपने इंदिरा जी को भी कभी कभी दंड दिया, कभी कभी समर्थन दिया। एक बार इंदिरा जी को चुनाव हराया क्योंकि आपको उनकी नीति पसंद नहीं आई। ये भी आपकी महानता थी कि आंख मूंद के आपने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया। अगर आपको लगा कि ये नेता, इससे ये गलती हो रही है, तो उसे समझाने के लिए आपने इंदिरा जी जैसी हस्ती को भी एक बार हरा दिया। और इंदिरा जी ने आपके प्रति नाराजगी व्यक्त नहीं की, गुस्सा नहीं हुई,
घमंड और अहंकार नहीं था। वो समझी कि अगर जनता नाराज है, अगर जनता ने मुझे हराया है, तो मुझे आत्मचिंतन करना है, मुझे देखना है कि क्या किया मैंने, कहां सुधार ला सकती हूं, और सुधार लाकर 3 साल बाद फिर से आपके पास आई, आपने जिता दिया। तो ये आपकी एक महान परंपरा रही है यहाँ की, और इसको अगर हम एक नजरिए से देखें तो ये लोकतंत्र की सही परंपरा है कि जनता समय समय पर नेता को सही रास्ता दिखाती है, और जनता हमेशा देश की दिशा तय करती है, अपने भविष्य की दिशा तय करती है। लेकिन आजकल क्या हुआ है? आजकल पिछले 10 सालों से देश में एक अलग तरह की राजनीति आई है। ये नेता इंदिरा जी के समान नहीं है, राजीव जी के जैसे नहीं है, सोनिया जी के जैसे नहीं है, अपने पहले नेताओं वाजपेयी जी के जैसे भी नहीं है, जो भाजपा के नेता थे। आज के जो नेता हैं भाजपा के, बहुत अहंकारी हैं। उनकी नीतियां गरीबों के लिए बन नहीं रही हैं, जनता के लिए बन नहीं रही हैं। उनकी नीतियां सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। उनकी नीति सिर्फ ये है कि किस तरह से हम सत्ता रखेंगे, चाहे कुछ भी करना हो, झूठ बोलने हो, सत्ता को पकड़ के रखना है, जनता को गुमराह करना हो, जनता से धर्म के नाम पे वोट मांगना हो, जनता से शपथ दिलवाना हो कि राम भगवान के नाम या अपने धर्म के नाम हम सिर्फ भाजपा को वोट देंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है कि नेता आपके सामने आता है, अपने काम नहीं गिनाता, आपसे धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, भगवान के नाम पर वोट मांगता है? क्यों होता है ये? कभी सोचा है? ये इसलिए होता है क्योंकि नेता चालाक होता है। नेता अपनी जवाबदेही कम कर रहा है। नेता ये परिस्थितियां बना रहा है कि उसको 5 सालों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद उसने जब आना है आपके सामने, धर्म का नाम लेना है, आपका वोट ले लेना है, 5 साल और सत्ता में रहना है। ये समझ गया है वो कि जब मैं जनता के जज्बातों की बात करूं, जब मैं धर्म का नाम लूं, बोलूं कि धर्म संकट में है, उनको बता दूं कि ये बाकी जो राजनीतिक दल हैं ये सब धर्म के विरोधी हैं, तो जनता मानेगी। क्योंकि धर्म तो देखिए हम सब धार्मिक हैं। भारतीय जो व्यक्ति है, महिला है, वो धार्मिक होता ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म को मानने वाले हैं हम सब। तो हमको कब कोई आके हमारे घर में दुर्दुरिया कर ले, वो कह दे कि वचन लीजिए भगवान के नाम, भाजपा को वोट देंगी, तो हम वचन ले लेते हैं। क्योंकि धर्म हमारे दिल के बहुत करीब की चीज है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मदद करेंगे। जब सब आशाएं टूट जाती हैं, तब भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हमें सहूलियत मिलती है। लेकिन आज की जो राजनीति है वो इसी जज्बात का इस्तेमाल कर रही है। वो इसी बात का इस्तेमाल कर रही है कि जनता भगवान के नाम पर कुछ भी कर लेगी। और इनको यह एहसास हो गया है कि हम जनता को भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर पकड़ के रखेंगे तो हमें सत्ता मिलेगी और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इनके बड़े से बड़े नेता, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद संभाले हैं, इतनी सत्ता है, भारी बहुमत से जीते, 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन आपके सामने आकर अपने काम नहीं गिनाते। आपके सामने आकर जो आपके मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करते। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी जी भी प्रधानमंत्री थी, 2 बार। पिताजी भी 1 बार प्रधानमंत्री रहे। पिताजी जब हमें प्रचार करने के लिए भेजते थे अमेठी, हम 17-18 साल के थे, तो हम पूछते थे पिताजी किस चीज की बात करें? वो कहते थे हमारे काम की बात करो बेटा, बताओ जनता को कि हम BHEL लाए, HAL लाए, बड़े बड़े उद्योग लाए, हमने सड़कें बनाई,
यहाँ ऊसड़ जमीन थी, हम ऊसड़ को में हरियाली लाने का प्रोग्राम लाए। हमने जो सड़कें बनाई उनको बताओ और फिर उनको समझाओ कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से उनको विकसित करना चाहते हैं। आज के प्रधानमंत्री बड़े से बड़े चुनावी मंच पे आते हैं, आपको बोलते हैं सावधान रहिए, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी। ये कोई बात है? कोई बात है? हाँ, हंसने वाली बात है, लेकिन साथ साथ दुख की बात भी तो है। इतना बड़ा पद है, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं है। सबसे पहले तो जनता के सामने सच तो बोलिए। आप कहते हैं कि सब धर्म विरोधी पार्टियां हैं, कैसे कह सकते हैं ऐसी बात? कैसे कह सकते हैं ऐसी बात कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसने पूरा आजादी का आंदोलन धर्म की सीख पर किया। महात्मा गांधी सबसे बड़े धार्मिक इंसान, इसीलिए तो महात्मा कहते हैं हम उनको गोली मारी, उनके मुंह से क्या निकला? हे राम। पूरी भगवत गीता की जो सीख है उसके आधार पर हमारा पूरा आंदोलन चला। दुनिया में सबसे एकमात्र आंदोलन था जो अहिंसा के बल पर चला। बाकी जितने भी आंदोलन थे साम्राज्यों के खिलाफ, हिंसा थी उसमें। महात्मा गांधी जी ने कहा, हमारे धर्म ने हमें सिखाया है सत्य के पथ पर चलो, अहिंसा से आंदोलन करो। और पूरी दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य झुक गया उनके सामने। और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसकी नींव धर्म पे ही डली कि हम धर्म के खिलाफ हैं, कहते हैं हम एक्सरे मशीन लेके आपके घरों में आएंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा देंगे, आपके गहने चुरा लेंगे। 70 साल से देश आजाद है, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने आपके मंगलसूत्र पे आंच आने दी? इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दिए जब जंग था। मेरी मां का मंगलसूत्र तो कुर्बान हुआ है देश के लिए। फिर भी ऐसी बातें चुनाव के समय कभी पकड़ लेंगे हमारे घोषणा पत्र को। अपना तो घोषणा पत्र पता नहीं बनाया है कि नहीं, कि एक सनक है हमारी घोषणा पत्र के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने तो कोई घोषणा नहीं की है कि क्या करने जा रहे हैं आपके लिए। हमारा घोषणा पत्र लेते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है, और जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा है अपने दिमाग से बना के कहानी की तरह आपको सुना देते हैं कि हम आपकी सारी संपत्ति ले जाएंगे, भगवान जाने क्या क्या करने जा रहे हैं हम। जबकि हमारे घोषणा पत्र में सीधी सीधी बातें लिखी हैं कि 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने देश की सारी संपत्ति जो देश के देशवासियों की मेहनत से बनी थी अपने बड़े खरबपतियों को दे दी है, मित्रों को दे दी है। कैसे? आज देश का कोयला किसका है? अब जोर से बोलो ना। हाँ, देश का कोयला अडानी जी का, देश की बिजली कुछ अडानी जी की है, शायद कुछ अंबानी जी की है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कों का ठेका, मतलब जितनी भी देश की संपत्ति है वो सारी बड़ी बड़ी खरबपति मित्रों को दे दी गई है। अब आप बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी क्यों चाहते थे? अस्थायी नौकरी मिलती थी बड़े बड़े कारखानों में, सरकारी कारखानों में, और उसके बाद आपको पुराना पेंशन मिलता था। अब पुराने पेंशन की बात मत करिए जी भाजपा के सामने, भड़क जाते हैं एकदम, कहते हैं पैसे नहीं है देश में, है कि नहीं? जहां कांग्रेस की प्रदेश सरकार है वहां मिल रहा है, लेकिन पैसे नहीं है देश में। लेकिन इतने पैसे हैं कि आप अपने खरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्ज, वो है पैसे। हम किसानों की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा है किसानों की कर्ज माफ करने की बात लिखी है कि हम एक स्थायी आयोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने कर्ज माफ किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए जब हमारी सरकार थी। हम बात करते हैं, भड़क जाते हैं, कहते पैसे नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए आपने उनके माफ कर लिए जिनके पास हजारों करोड़ थे। इस देश के किसान के लिए आपके पास एक पैसा नहीं है।
देश का किसान जूझ रहा है आज, मेहनत कितनी भी करे कमा नहीं पाता। घर में शादी होती है, बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, कर्ज लेता है, कर्ज के लिए चुकाने के लिए आत्महत्या कर देता है अगर चुका नहीं पाता। और आप किसान का एक रुपया माफ नहीं करेंगे, जिसके पास हजारों लाखों करोड़ है, जो शादियां पे ऐसी कर रहे हैं जैसे महाराजा करते थे एक जमाने में, उनके आप कर्ज माफ कर रहे हैं, उनको आप सारी संपत्ति दे रहे हैं। देश की संपत्ति है, आपकी तो नहीं है कि आप जेब में से खदान निकाल के पकड़ा रहे हैं। किसकी मेहनत से बने हैं? देशवासियों की मेहनत से बने हैं। कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, खड़े करने में बहुत भूमिका थी कांग्रेस की सरकारों की। और किसकी मेहनत थी? देशवासियों की थी। इंदिरा जी ने बैंकों का सरकारीकरण किया, जबकि निजी होते थे। किस लिए? ताकि देश की संपत्ति देश के हाथों में रहे। आज क्या हो रहा है? वही सरकारी बैंक इनके कर्ज माफ कर रहे हैं, आपके नहीं करते। आप बच्चों को मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, गरीब परिवार में आजकल वो सिलसिला नहीं रहा जो पुराने जमाने में जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया उसको मजदूरी करने भेज दो, वो नहीं है। आज सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित बने, और जब तक बच्चा अपना बीएससी बीटेक नहीं करता तो माँ बाप मेहनत कर करके कर्ज लेकर किसी भी तरह से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाते हैं ताकि उसकी नौकरी मिल जाए। बड़ा होके नौकरी अच्छी मिलेगी, हमारा भी देखभाल हो जाएगा, उसका भी भविष्य बन जाएगा। और आज 10 साल हो गए मोदी जी के राज में, 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने 10 साल पहले आपको वचन दिया था कि वो देंगे। कहां है नौकरियां? किसको रोजगार मिला है? 70 करोड़ बेरोजगार है देश में। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। जहां जहां जाओ बेरोजगार नवयुवक मिलेगा, और जहां जहां जाओ वो बेचारा शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है कि उसको रोजगार नहीं मिल सकता। मेहनत से करता है, पढ़ाई करता है, ट्यूशन के पैसों के लिए माँ बाप कर्ज लेते हैं, परीक्षा देता है भर्ती की, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है। कितने घोटाले हो चुके हैं, कितने पेपर लीक हो चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जो बार बार दे रहे हैं पेपर क्योंकि उनको लग रहा है कि इतनी मेहनत कर ली है, अब ये मेरे इतने साल गवा दिए मैंने, चलो एक और बार कोशिश कर लूं। 26-27 साल के हो जाते हैं, भविष्य में कुछ नहीं, इंतजार कर रहे हैं, असमंजस में है कि क्या करें। कोई नौकरी ले ले कहीं टेम्पररी, कहीं भी मिल रही हो, या फिर भर्ती की नियुक्तियों के लिए इंतजार करें। ये परिस्थितियां बन गई हैं। तो परिस्थितियां आप जानते हैं क्योंकि आप ही इसको जी रहे हैं, ये आपका जीवन है, ये आपकी सच्चाई है। लेकिन ये आपको सच्चाई दिखती नहीं है। जब जब इनके नेता आपके सामने आते हैं तो इधर उधर की बातें, भटकाने वाली बातें, ध्यान इधर करना, ध्यान उधर करना, आपके मुद्दों पे तो बात ही नहीं करेंगे। टीवी आप खोलते हैं, टीवी पे आपको दिखता है कि बाप रे देश इतना खुशहाल हो गया है, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी जी को देखें तो कभी कुछ उद्घाटन, कभी कोई और उद्घाटन कर रहे हैं। जो स्कीमें कांग्रेस ने शुरू की ज्यादातर तो उनका उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि अगर बड़ी सड़क, बड़ा पुल बनाना है तो लग जाते हैं 5-10 साल। जैसे यहाँ पे एम्स खोला माता जी ने, अब 5-6 साल बाद और भी बड़ा हो जाएगा। अब अगर आके उद्घाटन करके मोदी जी अपनी फोटो छाप दें उसके ऊपर और टांग दे उसके ऊपर, और वहां पे पत्थर पे लिखवा ले कि मोदी जी ने किया, तो कौन रोक सकता है। तो तमाम ऐसी स्कीमें, आपको 5 किलो राशन मिलता है, ये कांग्रेस की स्कीम थी, फोटो मोदी जी की चिपकी है इस पे। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में तो 35 किलो राशन दे रहे थे, ये लोग आए सरकार में अभी कुछ महीनों पहले 5 किलो कर दिए। तो ठोस काम क्या कर रहे हैं? अगर ठोस काम कर रहे होते तो अपने ठोस काम के बारे में आपको बताते, बोलते कि हमने इतने इतने काम किए,
तो फिर धर्म का इस्तेमाल क्यों करना? आपको गुमराह क्यों करना धर्म के नाम? आपके बीच में फूट फैलाने की क्या जरूरत होती है कि नहीं? नुकसान तो आप ही का होगा। लड़ाइयां होंगी, नफरत फैलेगी, तो नुकसान किसका होगा? किसी बड़े नेता का। अगर दंगा होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, किसी बड़े नेता का घर जलना है। किसके जनाजे निकलते हैं? नेताओं के? बहुत कम भाई और बहनों। नुकसान हमेशा देश की जनता झेलती है। और जो राजनीतिक साजिश करता है आपको गुमराह करके आपका वोट लेने का, वो हमेशा फूलता फलता है इस तरह से की राजनीति से। सही राजनीति एक ही है बहनों और भाइयों। सही राजनीति है कि नेता सच्ची बात करे आपके सामने और आपके विकास का काम करे। बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे। महिलाओं को जरूरत है, उनकी मदद करें, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। किसान मेहनत कर रहा है, कमा नहीं पा रहा है, किसानों के लिए ऐसी नीतियां लाए जो किसान को मजबूत करें। श्रमिकों का शोषण हो रहा है, ऐसी नीतियां लाए जिससे श्रमिक को सही मजदूरी मिले, आगे बढ़ पाए, वो उसको भी, उसकी भी भलाई हो, उसका भी विकास हो। यही सही राजनीति होती है। ये नहीं कि सेना में कोई भर्ती होने के लिए प्रयास कर रहा है, आप अग्निवीर ले आए, 4 सालों में घर बैठो और बेरोजगार बन जाओ फिर से। ये सही राजनीति नहीं है। तो समझने वाली बात गहराई से ये है कि आज देश में जो हो रहा है वो आपके साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस आपके साथ न्याय करना चाहती है। कैसे? कि जो देश की संपत्ति इन्होंने अपने बड़े खरबपति मित्रों को पकड़ाई है, ये वापस आपको देने के लिए, ऐसे न्याय करेंगे हम। ये उनके कर्ज माफ करते हैं, हम आपके कर्ज माफी का आयोग बनाएंगे स्थायी। हम आपके लिए, महिलाओं के लिए, हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख सालाना हम देंगे, खाते में जाएगा। हर महीने 8,500 मिलेंगे आपको। आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, आप सब काम करती हैं, मानदेय नहीं बढ़ाते ये लोग, हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। दुगनी राशि भेजेंगे केंद्र से। आधी नौकरियां जो सरकार देती है, सारी महिलाओं की आधी नौकरियां महिलाओं के लिए होंगी, पहले के आरक्षण के तहत। तो अगर ओबीसी का आरक्षण है, उसमें ओबीसी महिला को भी मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए जितने भी खेती के सामान हैं सब जीएसटी से मुक्त करेंगे, सस्ते हो जाएंगे, आपकी कमाई शुरू होगी फिर से। आपके लिए स्थायी आयोग बनेगा कर्ज माफी के लिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आज आपको उपज के लिए नहीं मिलता, आपको वो मिलेगा, वो आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। और कानून बनाएंगे कि अगर नुकसान होता है आपके खेतों का तो 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान होना पड़ेगा। मजदूरों के लिए देश भर में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की करेंगे, उससे कम कोई ठेकेदार देने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे कांग्रेस ने मनरेगा शुरू किया गांव में, जिससे आपको 100 दिन का रोजगार पक्का मिलता था, उसी तरह से शहरों में भी हम 100 दिन के पक्के रोजगार का हम आपको गारंटी देंगे। शहरी मनरेगा बनेगा। स्नातक पास जो बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख सालाना की पहली नौकरी पक्की मिलेगी। उस नौकरी से आप अपना हुनर बढ़ाएंगे जब तक आपको एक स्थायी नौकरी नहीं मिलती। और नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे। ये लोग लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं ना अपने खरबपतियों के लिए, हम आपके लिए फंड लाएंगे ताकि जब आप अपना कारोबार शुरू करना चाहें, कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, आपको सुविधा हो। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। और 30 लाख खाली पद पड़े हैं 10 सालों से मोदी जी की सरकार में, उनको हम भरेंगे। और एक आश्वासन है कि आपकी काम की बात करेंगे, आपके मुद्दों की बात करेंगे और आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश हमेशा करेंगे। श्रद्धा से आपके लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि हम पहचानते हैं कि आप संघर्ष करते हैं
और हमारा कर्तव्य है कि आपका संघर्ष हम सरल करें, हम मुश्किलें ना बढ़ाएं आपकी। ये हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिसके दिल में आप हैं। उनकी दादी जी ने आपकी सेवा की, माता जी ने की, पिताजी ने अमेठी की सेवा की, श्रद्धा से की, दादाजी ने भी की। वो भी इसी तरह से आपकी सेवा करना चाहते हैं। उनके भाषण सुनिए, एक फालतू की बात नहीं करते, सिर्फ आपके काम की बात करते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, कैसे आपका जीवन सुधरेगा, कैसे आपके जीवन में तरक्की आएगी, कैसे विकास होगा, ये देश एक कैसे रहेगा। इस देश की उन्नति प्रगति की बात करते हैं, इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। पैदल यात्रा की, 4000 किलोमीटर पैदल चले, सोच सकते हैं आप, 4 महीनों के लिए रोज चले ताकि आपके बीच आ पाए, आपकी समस्याओं को सुन पाए और इस देश को, देश की एकता का संदेश दें। इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है आज, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए भाजपा के नेता कर रहे हैं। और कैसा प्रत्याशी दिया है आपको, कैसे प्रत्याशी हैं आप बताइए, क्या करते हैं ये? आपको धमकाते हैं, आप पे मुकदमे डलवाते हैं, आपकी जमीनें छिनवाते हैं, डराते हैं। ऐसे प्रत्याशी चाहिए आपको कि आपको ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं जो इतना कष्ट उठाएं आपके लिए कि हजारों किलोमीटर चलें इस देश को एक रखने के लिए, आपकी मजबूती के लिए ऐसी नीतियां लाएं जिससे देश की पूरी संपत्ति आपको वापस मिले। तो देखिए 20 तारीख को चुनाव है, उठाना ये देखिए ऐसी मशीन है, 3रा नंबर है मशीन पे, ये पंजा है, इस वाले बटन को दबाना है 3रे नंबर पे, ऊपर से 3रे नंबर पे, और जब तक आवाज सुनाई नहीं देती तब तक रुके रहें। और फिर एक पर्चा निकलता है, उसमें से पर्चे को भी देखें, उस पे भी पंजा होना चाहिए। और भाई भैया को भारी बहुमत से जिताइए ताकि यहां काम रुके नहीं। हम आपके लिए काम करके दिखाएंगे, आप खुद कहेंगे कि हमें गर्व है, हम रायबरेली के हैं और हमारे सांसद राहुल गांधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय